हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज हमारा इस सब्जेक्ट का 11th लेक्चर है, 11 नंबर लेक्चर। एंड इससे पहले जो 10 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उन सभी लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से देखा होगा एंड सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देख लीजिएगा एंड पेन कॉपी के साथ आप लोग नोट बिल्कुल बनाइएगा। एंड क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसी नोट से रिवीजन देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक कंसेप्ट को हमें बिल्कुल अच्छे तरह से समझना पड़ता है, अदरवाइज़ हम लोग आगे जाके दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि प्रीवियस क्लासेस को बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इंडक्टर के बारे में। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इंडक्टर जो है ख़त्म कर दिए हैं। सिर्फ एक टॉपिक छूट गया था, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर के क्या टाइप्स है उसको हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड छोटा सा टॉपिक है, उसके तुरंत बाद हम लोग चले जाएंगे तीसरा कंपोनेंट, दैट इज़ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को डिस्कस करने वाले हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। एंड यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ इंडक्टर। तो देखो, अब इंडक्टर को हम लोगों ने किस तरह से क्लासीफाई किए हैं, किस तरह से डिवाइड किए हैं, बोलो। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा उसी के आधार पे हम लोगों ने मटेरियल को क्लासीफाई किए हैं, मतलब इंडक्टर को जो है क्लासीफाई किए हैं, ठीक है, मटेरियल के आधार पे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपन द मटेरियल यूज्ड इन इंडक्टर they can be classified into क्या, पहला टाइप दैट इज आयरन कोर इंडक्टर, ठीक है। पहला टाइप क्या हो गया, आयरन कोर इंडक्टर। तो आखिरी क्लास में हम लोगों ने इंडक्टर का जो है स्ट्रक्चर देखा था। इंडक्टर में दो पार्ट होता है, एक तो आपका कंडक्टिंग वायर जो कि लपेटा जाता है एंड दूसरा होता है कोर जिसके चारों ओर लपेटा जाता है। जैसे कि ये एक मान लेते हैं, एक रॉड है, ठीक है, एक लोहे का रॉड है एंड मैंने एक तार लेके इसके चारों ओर ऐसे लपेट दिया, ठीक है। तो अब ये कोर किसका बना है, लोहे का बना है, इसके चारों ओर मैंने तार को लपेटा, तो ये एक इंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ये एक इंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं आयरन कोर इंडक्टर, क्योंकि ये जो कोर है, दिस कोर इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। ये कोर आयरन से बना है, लोहा से बना है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आयरन कोर इंडक्टर। ओके, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। दिस इज द कोर, किससे बना है बोलो, आयरन से बना है। ओके, अब इसके चारों ओर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडक्टिंग वायर ले रहा हूँ। ओके, चलो, तो ये हमारा कुछ ऐसे इसको लपेटा गया है, ऐसे उसको जो है लपेटा गया है। बस, ओके, तो दिस इज द इंडक्टर। एंड यहाँ पे ये जो कोर है, ये कोर, इसको कोर कहते हैं एंड दिस इज द कंडक्टिंग वायर। अब कोर अगर आयरन का होगा तो फिर इसको हम लोग कहेंगे आयरन कोर इंडक्टर। चलो दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है एयर कोर इंडक्टर, ठीक है, एयर कोर इंडक्टर। अब यहाँ पे इस इंडक्टर पे कोर का जगह जो है वो बिल्कुल खाली रहेगा। कोर में हम लोग कोई भी दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको खाली रखना पड़ेगा ताकि एयर जो है, हवा जो है वहाँ पे रह सके, ठीक है। तो सिंपली एयर कोर इंडक्टर सिर्फ एक कॉइल ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ एक कॉइल ही होता है इंडक्टर। ये जो एयर कोर इंडक्टर है, दिस इज़ अ सिंगल कॉइल ओनली, ठीक है, दिस इज़ अ सिंगल कॉइल ओनली। तो ये हमारा है एयर कोर इंडक्टर। इसमें कोई भी
कोर में जो है कोई भी दूसरा मटेरियल हम लोग देते नहीं, इसको बिल्कुल खाली रखते हैं। दिस इज जस्ट अ कॉयल, दिस इज जस्ट अ कॉयल ओनली। ओके, तो ये है हमारा एयर कोर इंडक्टर। अब तीसरा टाइप आ गया है आयरन पाउडर इंडक्टर। आयरन पाउडर इंडक्टर, अब कोर में जो है वो कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, कौन सा सब्सटेंस यूज़ होगा, आयरन का पाउडर लेंगे, आयरन का पाउडर से हम लोग कोर को बनाएंगे, तो वो कोर बन जाएगा क्या, हमारा आयरन पाउडर इंडक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फेराइट, फेराइट कोर इंडक्टर। तो फेराइट भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, एंड फेराइट भी एक सब्सटेंस है, एंड अगर फेराइट सब्सटेंस से हम लोग जो है कोर को बनाएंगे तो वो जो इंडक्टर मिलेगा हमें उसको हम लोग कहेंगे फेराइट कोर इंडक्टर। अब फेराइट दो तरह का होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड, तो उसी हिसाब से यहाँ पे और भी इसको सब क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग, सब डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा सॉफ्ट फेराइट, सॉफ्ट फेराइट कोर इंडक्टर, ठीक है। एंड दूसरा टाइप होगा हार्ड फेराइट कोर इंडक्टर्स। ओके, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ये सभी टाइप्स को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अगर पूछा जाए कहीं पे कितने टाइप्स का इंडक्टर है तो आपको लिख देना पड़ेगा। ओके, तो इंडक्टर यहाँ से ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ कैपेसिटर। एंड कैपेसिटर से बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ना नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर का जो पार्ट है वो फिजिक्स में हमें पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल्स में। ओके, दैट्स वाई आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस जो है, इस सब्जेक्ट के सिलेबस में उतना डीप में दिया नहीं गया है, क्योंकि हम लोग इसको आगे जाके फिजिक्स में तो पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, चलो, तो फिजिक्स का क्लासेस भी अवेलेबल है एंड वो भी धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा, डोंट वरी। आईटी का भी मिलेगा क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोना डिस्कस द थर्ड कंपोनेंट, एंड ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज अ पैसिव कंपोनेंट। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखा था, दो टाइप थे, एक्टिव एंड पैसिव। तो पैसिव कंपोनेंट में आता है हमारा कैपेसिटर। एंड कैपेसिटर का काम क्या होता है भैया, कैपेसिटर का काम होता है ये कि जब हम लोग कैपेसिटर में वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, एनर्जी को जो है स्टोर करके रख सकता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये स्टोर करके रख सकता है। ओके, चलो, तो इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। आप लोगों ने देखा होगा कैपेसिटर जो सीलिंग फैन होता है, टेबल फैन होता है, जो कि एसी से चलता है। ओके, हमारे घर में जो सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक सफ़ेद का ऐसा बैटरी जैसा रहता है कुछ। जो लोग इनका नाम नहीं जानते इस चीज़ का, वो लोग तो डायरेक्ट बैटरी ही कह देते हैं, लेकिन दिस इज़ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर का क्या काम है, फंक्शन है, क्यों हम लोग फ़ैन पे कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर अगर नहीं लगाएंगे तो फ़ैन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये सारे बातें ना हम लोग इसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्शन मोटर, ऑल्टरनेटर, डीसी, ये हमारे सिलेबस में है। तो इंडक्शन मोटर में हम लोग कैपेसिटर का फंक्शन जो है सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है एंड क्लासेस को बिल्कुल रेगुलरली देखते रहना है। चलो, तो हेडिंग डालते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस क्या है इसको समझेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटर को लेकर डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस क्या है। ओके, चलो, हम लोग मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर में ये दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। ओके, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए एंड इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी। ओके, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। ये टर्मिनल, इसमें थोड़ा सा चार्ज है ऑलरेडी, तो इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल में डिफरेंस तो मिलेगा ना हमें। तो दिस इज़ वी एंड मान लेते हैं हम लोगों को
जो दिया गया है VA ज़्यादा है एंड VB कम है, ठीक है, ये लार्जर दिस इज स्मॉलर, सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, अब ये एक एक टर्म्स को मैं समझा चुका हूँ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, चार्ज, ये एवरीथिंग मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इससे कोई डाउट तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना आगे जाएंगे ना सिर्फ टर्म्स को यूज़ करेंगे, टर्म्स को हम लोग सिर्फ जो ऑलरेडी सीख चुके हैं उसी को आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैं सारे टर्म्स को जो है पहले ही सिखा चुका हूँ कि कौन सा टर्म्स का मतलब क्या है। ओके, तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अगर कोई टर्म्स आपका याद नहीं है आपको, तो आपको नोट्स या फिर प्रीवियस लेक्चर जो है देखना पड़ेगा। चलो, सो इस कंडक्टर के ये दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज है दैट इज VA माइनस VB। अब क्या है, अब हम लोग इसको बाहर से ना एक एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हैं, चार्ज, इफ Q चार्ज इज गिवन टू इट। अब इसको हम लोगों ने एनर्जी दे दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये टर्मिनल्स के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये अब क्या होगा, चेंज होगा भाई, ये चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिए हैं तो VA डैश एंड इसको मान लेते हैं VB डैश। ओके, अब चार्ज देने के बाद इसके क्या है, ये नए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच में भी डिफरेंस होगा ना, तो VA डैश माइनस VB डैश एंड इसको हम लोग V डैश मानेंगे। ओके, दिस इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर गिविंग चार्ज। चार्ज देने के बाद ये है पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये पहले पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में तो क्या थोड़ा सा तो हेरफेर तो रहेगा ना, पहले कम था, लास्ट में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि चार्ज देने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, हेंस वी कैन से अगर हम लोग Q चार्ज देते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ओके, दिस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना चार्ज देंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा, जितना चार्ज देंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये वाला बात अगर समझ में नहीं आया तो छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ भाई। छोटा सा एग्जांपल क्या है कि एक दिस इज़ अ बोतल, ठीक है, दिस इज़ अ बोतल। अब क्या है, देखो ये है मिनिमम, दिस इज़ द मिनिमम बॉटम ऑफ दिस बोतल एंड पानी यहाँ तक है, अभी जो है यहाँ तक हम लोगों ने पानी रखे हैं। तो पानी का डिफरेंस क्या है, ये हाई लेवल, ये लो लेवल, ये है H। ओके, समझ में आ रहा है। ये बोतल है, बोतल में अभी पानी कितना रखा हुआ है, इतना रखा है, तो ये लोअर सरफेस, दिस इज अपर सरफेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, H। ओके, हम लोगों ने अभी फिर से पानी इसमें डाला, वाटर, हम लोगों ने वाटर इसमें डाल दिया, तो ये इतना आ गया। अब नया डिफरेंस कितना हो गया बोलो, H डैश। तो जितना पानी हम लोग डालेंगे ये डिफरेंस जो है उतना बढ़ेगा कि नहीं। वैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी केस है, सिंपल केस। पहले इतना था, V था पहले, ठीक है, V था पहले। अब हम लोग चार्ज दिए हैं तो वो V डैश हो गया है। यहाँ पे पहले H था, हम लोगों ने वाटर डाले हैं तो H डैश हो गया। कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पानी डाले हैं। यहाँ पे ज़्यादा कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज दिए हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा हमें। ओके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाने के लिए हमें क्या लाना पड़ता है भाई, इसको हटाने के लिए हमें एक कंस्टेंट लाना पड़ता है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कंस्टेंट लाए हैं C, where C is a constant, C is a constant, ठीक है, constant and is known as and is termed as capacitance, ठीक है, and is termed as capacitance। एंड इसी C को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। एंड इसी फॉर्मूला से हम लोग C का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो चलो, ये तो समझने वाली बात थी। अब हम लोग नोट में क्या लिखेंगे वो सभी चीज़ें एक एक करके लिखते हैं। तो आप लोग नोट बिल्कुल बनाते रहिए। ओके, सबसे बेस्ट नोट कौन है बोलो, सबसे बेस्ट नोट जो आप क्लास देखते हुए बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ओके, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे।
नोट्स में क्या लिखेंगे, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड्स। If a charge Q is given to a conductor, its potential difference increases. Okay, its potential difference increases and the charge Q, sorry Q नहीं लिखेंगे, charge लिखेंगे, and the charge the potential difference is directly proportional to the given charge. Okay, hence यहाँ पे नहीं, नीचे लिखते हैं एकदम, ठीक है। hence Q proportional to V. ओके, अब ये Q क्या है, V क्या है, ये सभी आप लोगों को पता है। Q इज द चार्ज, V इज द क्या, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे लिखेंगे होयर, जिन लोगों को नहीं पता है, Q इज इक्वल टू चार्ज एंड V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस साइन को हटा के एक कांस्टेंट लाएंगे C, एंड यहाँ पे C लिख देंगे। C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड C इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q बाई V। ओके, C इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, Q बाई V। तो C इज द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं, डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटेंस का डेफिनेशन जो है नहीं देखा है कि कैपेसिटेंस होता क्या है, इसको हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए हैं। सिर्फ हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी निकाल लिया, लेकिन कैपेसिटेंस होता क्या है भैया, हम लोगों ने उसको अभी तक नहीं समझा है। तो अब समझते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं, इफ़ चलो मान लेते हैं, लेट V इज इक्वल टू 1, ठीक है, V इज इक्वल टू 1, देन क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू Q मिलेगा, C इज इक्वल टू क्या, Q मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये रिलेशन मिल गया C इज इक्वल टू Q, कब, जब V इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से, सो हम लोग बता सकते हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं, बोलो, हम लोग बता सकते हैं द कैपेसिटी, ये C का हम लोग अभी डेफिनेशन लिखेंगे, द कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is defined as the charge required to raise the potential difference थ्रू, दिख रहा है ना आपको? अच्छा, इधर नहीं दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एंड पोटेंशियल के बाद इधर लिखता हूँ नीचे, ठीक है। पोटेंशियल
डिफरेंस थ्रू 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट या फिर 1 यूनिट, 1 यूनिट लिखो, बिकॉज हम लोग कौन से यूनिट में लिख रहे हैं वो तो पता नहीं, ठीक है। अगर एसआई में लिखेंगे एसआई में तो फिर ये होगा 1 वोल्ट, ओके। द कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज required to raise the potential difference through 1 unit, okay, of conductor। बस, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, अभी हम लोगों ने इसका निकाला कि एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, लेट सपोज दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, लेट सपोज दिस इज द कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर का ये VA एंड ये VB, ये A पॉइंट, ये B टर्मिनल, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था VA माइनस VB। अब यहाँ पे हम लोगों ने Q चार्ज दिए हैं, Q चार्ज यहाँ पे दिए हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ गया है 1, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इस कंडक्टर में जितना चार्ज देना पड़ेगा उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, कैपेसिटेंस। उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। जैसे कि एक बैटरी है, मान लो कि एक बैटरी है, अब बैटरी का आप लोगों ने वोल्ट माप लिया तो आपको देखने को मिला 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 9 वोल्ट है वहाँ पे, ओके। बंगाली में उसको 9 बोलते हैं एंड हिंदी में 9 बोलते हैं, ओके। सो उस बैटरी में अभी क्या है, 9 वोल्ट है एंड आप लोगों ने उसको चार्ज दिया, ठीक है, एंड चार्ज देने के बाद देख रहे हैं कि वोल्टेज हो गया है 10 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट जो है बढ़ गया है, 1 यूनिट बढ़ गया है। तो जितना चार्ज आप लोगों ने दिए हैं वही है उस बैटरी का कैपेसिटेंस, ठीक है, वही है उस बैटरी का कैपेसिटी, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कैपेसिटेंस। एंड अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिट देखने वाले हैं कैपेसिटेंस का यूनिट, ओके, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस का और दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं दूसरी तरह से, चलो तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। सो हम लोग कैपेसिटेंस का जो डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी का डेफिनेशन, उसको दूसरी तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं। द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ a conductor to store electrical energy, to store electrical energy या फिर store electrical charge is known as कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दिस इज अगेन अनदर डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। तो आप दोनों में से जो भी लिखिए लिख सकते हैं। नाउ हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट of capacitance
इज फैराड, ठीक है, एंड दिस इज द एफ, फैराड, ठीक है, या फिर फैराड भी आप लोग कह सकते हैं, फैराड, फैराड। तो इसको हम लोग कैपिटल एफ से जो है लिखते हैं, ओके। एंड अभी अगर हम लोग 1 फैराड का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या करना होगा, हमें कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ओके। तो हम लोग इसका निकालना चाहते हैं, 1 फैराड का निकालना चाहते हैं, तो ये ऐसा यूनिट में 1 फैराड है, ठीक है। कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, फैराड। तो इन दोनों का भी हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग लिखेंगे इसका ऐसा यूनिट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ओके। यहाँ से हम लोग 1 फैराड का डेफिनेशन जो है निकाल सकते हैं। 1 फैराड इज इक्वल टू क्या है 1 कूलम्ब इंटू वोल्ट इनवर्स, या फिर कूलम्ब पर वोल्ट, 1 कूलम्ब पर वोल्ट, ओके। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब per volt. Now we can see the capacity of a capacitor और कंडक्टर भी आप लोग ले सकते हैं, is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge can raise the voltage through 1 volt, ठीक है। तो देखो किसी भी कैपेसिटर का या फिर कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटी को 1 फैराड कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब उस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या देंगे, 1 कूलम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज होगा, 1 वोल्ट इंक्रीज होगा। तो उस चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, मतलब उस कैपेसिटी को कहते हैं हम लोग उस कंडक्टर का 1 फैराड कैपेसिटी, ठीक है, 1 फैराड कैपेसिटेंस या फिर 1 फैराड कैपेसिटी, ओके। तो दिस इज द definition for 1 farad, okay, this is the definition for 1 farad, ठीक है। अब सीजीएस सिस्टम में एक बार देख लेंगे हम लोग कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, ठीक है। स्टेट फैराड, ठीक है, स्टेट फैराड एंड एक स्टेट फैराड इज इक्वल टू कितना होता है बॉस, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड, ठीक है। सो नाउ वी कैन से 1 फैराड इज इक्वल टू 9.10⁻11 STAT स्टेट फैराड, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन CGS and SI system of, this is the relation between CGS and SI unit of capacitance, okay, समझ में आया, कैपेसिटेंस समझ में आया। अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक यूनिट पे लिखें, ठीक है, अगर इसी यूनिट को हम लोग मैग्नेटिक यूनिट पे लिखेंगे तो फिर क्या होगा, 1 फैराड इज इक्वल टू, इसको याद रखिएगा, 1 फैराड इज इक्वल टू मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU, ये होता है हमारा 10.-9 EMU, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, ओके। एंड EMU का फुल फॉर्म क्या है, EMU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पे लिखेंगे 1 फैराड का वैल्यू तो ये होगा 10⁻⁹ यूनिट EMU, ठीक है।
EMU। ओके, चलो अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा कंसेप्ट, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला पता है यार, पता है कि नहीं बोलो, C इज इक्वल टू Q/V। तो C है कैपेसिटेंस, ये Q है चार्ज, एंड V है हमारा क्या, V है हमारा वोल्टेज। ओके, तो Q को Q ही लिखेंगे एंड वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं वर्क बाई चार्ज। ओके, वर्क बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन बाई चार्ज। एंड यहाँ पे Q को ऊपर ले जाएंगे तो Q स्क्वायर एंड नीचे रहेगा वर्क। तो चार्ज का डायमेंशन लिखो एंड वर्क का डायमेंशन लिखो, वर्क बोले तो वर्क डन, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80 एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है, एंड 80 का स्क्वायर होगा एंड नीचे होगा ml स्क्वायर T⁻², ठीक है, यही होता है ना। एंड इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, m इनवर्स, ओके, l का -2 एंड इधर t का स्क्वायर, t कट जाएगा तो रहेगा फिर सिर्फ क्या, सॉरी t को प्लस ले जाएंगे, t का पावर होगा 4 एंड a का स्क्वायर। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ओके दोस्तों, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के कम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, कैपेसिटर के कम्बिनेशन के बारे में एंड कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड यूजेस ऑफ कैपेसिटर। तो ये चारों टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि क्लास में आपको सारे कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंड क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।